आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट जो कि क्लास 10th ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है। चलिए शुरू किया जाए। चलिए शुरू किया जाए। क्लास 9th यहाँ गलती से लिखा होगा, क्लास 10th पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्लास 10 ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है। लेट्स गो। लेट्स गो। हाँ, सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है कि रिसोर्स होता क्या है। तो हर एक वर्ड अच्छे से समझना है। पहले मैं डिफिनेशन एक बार पढ़ के सुना देता हूँ, ठीक है। एवरीथिंग इन द एनवायरमेंट, इस एनवायरमेंट में जो कुछ भी है, विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, जिसका उपयोग हम लोग किस कारण से करते हैं, अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, उसको रिसोर्स कहा जाता है। रिसोर्स में तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला, टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल, यानी कि टेक्नोलॉजिकली हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। इकोनॉमिकली फीजिबल, इकोनॉमिकली इसको फीज कर सकते हैं। फीजिबल मतलब फीज कर सकते हैं। फीज करने का मतलब, जैसे कि आपने क्या किया, आपने सोने के खदान में से सोना निकाला। सोना निकालने के लिए कितना लगा, मतलब वो उसका 1 करोड़ लगा के आपने बस 10 ग्राम सोना निकाला। सिंपल बात है कि 1 करोड़ निकाल लगा कर आपने सिर्फ 10 ग्राम सोना निकाला, कितना मतलब आपको लॉस हो गया। तो वो इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं होगा। कल्चरली एक्सेप्टेबल, यानी कि कल्चर उसको एक्सेप्ट करे, सोसाइटी में हर एक आदमी, हर एक कल्चर उसको एक्सेप्ट करे। ठीक है, ठीक है। इतना बात समझ आया आया तो आगे बढ़ते हैं। ये बस है कि ह्यूमन बींग्स कैसे इंटर रिलेशनशिप रखते हैं नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस के साथ। उसका एक डायग्राम था ये, लेकिन हम उसको देख लेते हैं एक बार अच्छे से डिटेल में। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स जो भी चीज होता है, उसका हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन का जो प्रोसेस किया जाता है, उसको रिसोर्स में चेंज करने का जो प्रोसेस होता है, जो भी चीज हम लोगों को इन्वायरमेंट में मिल रहा है, उसमें एक इंटरैक्टिव रिलेशनशिप चाहिए होता है। किसके किसके बीच में, नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस के बीच में। और ये करता कौन है, ह्यूमन बींग्स करता है। वो नेचर से इंटरेक्ट करते हैं, किसके द्वारा, टेक्नोलॉजी के द्वारा। और फिर इंस्टीट्यूशंस को क्रिएट करते हैं, क्यों, जिससे उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक्सिलरेट हो सके। इतना बात समझ आया। आगे बढ़े बढ़े, चलिए बढ़ाने। Human beings themselves are essential components of resources। ऐसा हम लोग क्यों कह रहे हैं कि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो खुद एक रिसोर्स का एक इसेंशियल कंपोनेंट है। क्योंकि अगर ह्यूमन बींग दूसरे किसी मटेरियल को रिसोर्स में चेंज करने का मतलब कोशिश ना करे, तो वो रिसोर्स धरा का धरा रह जाएगा। दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन आवर environment टू रिसोर्सेज एंड यूज देम। वो जो भी चीज हम लोगों के environment में रहता है, उस मटेरियल को रिसोर्स में चेंज करते हैं और उसका उपयोग करते हैं। रिसोर्सेज को भी कुछ हिसाब से क्लासिफाई किया जा सकता है। पहला कौन बेसिस है, ओरिजिन का, बायोटिक, एबायोटिक। All things which are available from biosphere and which have life are called biotic resources. All things which do not have life are called abiotic resources. बायोटिक रिसोर्सेज का अगर बात करें तो बायोटिक रिसोर्सेज में ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स आ जाएंगे। और एबायोटिक रिसोर्सेज का अगर बात किया जाए तो उसमें सनलाइट, वाटर, एयर, ये सब चीजें आ जाएंगी। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सहॉस्टेबिलिटी, यानी खत्म होने पे किसी को रिन्यू किया जा सकता है, किसी को रिन्यू नहीं किया जा सकता है। साफ समझ आ रहा है। सोलर एनर्जी को रिन्यू किया जा सकता है तो वो रिन्यूएबल रिसोर्स होगा। और फॉसिल फ्यूल्स, कोल, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, डीजल, इन सब चीजों को रिन्यू करने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे, तो वो नॉन रिन्यूएबल होगा। तो ठीक है, इतना बात समझ आया।
ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप ऑफ, उसको ऑन कौन कराया है, वो रिसोर्स है किसके पास, कोई इंडिविजुअल के पास है, किसी कम्युनिटी के पास है, नेशनल लेवल पर है, इंटरनेशनल लेवल पर है। उसके बाद चौथा जो बेसिस है वो है ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, डेवलप वो किस प्रकार से हो रहा है, पोटेंशियल मतलब उसके डेवलपमेंट के बारे में एक्यूरेट हम लोगों को पता है, डेवलप्ड स्टॉक एंड रिजर्व्स, इन तीन भागों में बांटा हुआ है। उतना हम लोगों को डिटेल में उसमें जाना नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। ये एक टेबल दिया हुआ है हम लोगों के एनसीईआरटी वाले बुक में, जिसमें रिसोर्सेज को नेचुरल ह्यूमन रिसोर्सेज में बांटने के बाद कहा है कि नेचुरल रिसोर्सेज भी दो टाइप में बांटे हुए हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल का बात करें तो रिन्यूएबल में हो गए कंटिन्यूअस और विंड, और दूसरा तरफ हो गया जैसे कंटिन्यूअस और फ्लो, एग्जाम्पल में हो गया विंड और वाटर। दूसरे तरफ हो गया बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज में भी हो जाएंगे नेचुरल वेजिटेशन एक तरफ, फॉरेस्ट, और दूसरी तरफ वाइल्ड लाइफ। ठीक है। नॉन रिन्यूएबल में अगर आएंगे तो एक होता है जिसको रिसाइकल किया जा सकता है, जैसे कि मेटल रिसाइकलेबल, जिसको रिसाइकल नहीं किया जा सकता नॉन रिसाइकलेबल, एग्जाम्पल फॉसिल फ्यूल्स। ह्यूमन, दूसरा जो ह्यूमन रिसोर्स है उसमें उनको भी देखा जाता है दो तरीके से, स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन, और दूसरा क्वांटिटी एंड क्वालिटी। ठीक है। ठीक है, कितना बात समझ आया। चलिए, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का डेवलपमेंट कैसे होता है। रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। जो रिसोर्सेज होते हैं वो ह्यूमन सर्वाइवल के लिए तो उपयोगी रहते हैं, साथ ही साथ वो लाइफ का क्वालिटी भी बढ़ाते हैं। पहले माना जाता था कि रिसोर्सेज जो हैं वो नेचर के फ्री गिफ्ट हैं, और इसी के कारण ह्यूमन बींग्स अंधाधुंध यूज करते थे रिसोर्सेज को, जिसके कारण से कुछ प्रॉब्लम हुए। और वो प्रॉब्लम क्या कहते हैं, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ ए फ्यू इंडिविजुअल। कुछ लोगों के लालच को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज ही खत्म होने लगे। दूसरा, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स, कुछ हाथों में ही रिसोर्सेज था, जिसके कारण से सोसाइटी दो हाफ्स में बट गया, एक तरफ हो गया रिच, एक तरफ हो गया पुअर। तीसरा जो प्रॉब्लम है वो है इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, जिसके कारण कुछ ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस हुए हैं। एग्जाम्पल के लिए ग्लोबल वार्मिंग, जिसमें CO2 क्या होता है, CO2 का मात्रा इंक्रीज कर जाता है, उसके वजह से वार्मिंग बहुत बढ़ जाता है विश्व स्तर पर। फिर ओजोन लेयर डिप्लेशन, जैसे आप देख सकते हैं कि फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, इन सब से CH गैस निकलता है, AC, रेफ्रिजरेटर, और पहले के जमाने में जो सेंट चलता था उससे CFC गैस निकलता था, जिसकी वजह से ओजोन लेयर जो हार्मफुल रे निकलता है सनलाइट से, उसको हम लोगों के आंखों या त्वचा को बिगाड़ने लायक, मतलब क्या कहा जाए कि उनसे बचाता है ओजोन लेयर, और उसको डिप्लीशन होने लगा, उसमें छेद होने लगा। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन होने लगा, लैंड डिग्रेडेशन, ये सब जो थे उसके कारण से इकोनॉमिक क्राइसिस आने लगे। ठीक है। हम्म, ठीक है सर जी, आगे बढ़ा जाए, बढ़ा जाए। अब इसके कारण इन सब जो हमने देखा, जो प्रॉब्लम हो रहे थे, उनको उनसे मतलब उभरने के लिए हम लोगों को एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज चाहिए था, सबके पास रिसोर्सेज एक इक्वल अमाउंट में रहे, ऐसा चाहिए था। ठीक है, ऐसा चाहिए था, तो क्या किया हमने, सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस के लिए चाहिए था वो चीज। और अगर प्रेजेंट ट्रेंड चलता रहा रिसोर्स डिप्लेशन का, कुछ ही इंडिविजुअल के द्वारा और कुछ ही कंट्री के द्वारा, तो फिर क्या होगा, हम लोगों का प्लानिट डेंजर में हो जाएगा, जो कि हमने कुछ प्रॉब्लम देखा उनके कारण से हम लोगों का प्लानिट धीरे धीरे वो ग्लोबल स्तर पर फैल ही गया है एक तरीके से, तो उसके कारण प्लानिट डेंजर में हो जाएगा। ठीक है। रिसोर्स प्लानिंग इसी के कारण इसेंशियल है फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। सिर्फ
मनुष्य का नहीं, लाइफ के जितने फॉर्म्स है सबके लिए, ठीक है। सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस इज ए कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल जो एग्जिस्टेंस है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ही कंपोनेंट है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब होता है डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस, डेवलपमेंट होना चाहिए विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट को डैमेज किए बिना। एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। और जो प्रेजेंट में जो डेवलपमेंट हो रहा है उसको इस बातों का भी ध्यान देना चाहिए, इन बातों का, कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो रिसोर्सेज रहें। फ्यूचर जनरेशन में ऐसा ना हो कि वो रिसोर्स खत्म हो जाए, ठीक है। इतना बात समझ आया? समझ आया तो लाइक, कमेंट, शेयर ये सब चीजें करना चाहिए। बाकी आपका मन, सब्सक्राइब भी। हम लोगों को अब यहाँ देखना है रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट जो हुआ था 1992 में, कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में हुआ था। कब? जो कहाँ स्थित है? ब्राजील में स्थित है। और ये क्या था? फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट था। कब हुआ था? जून 1992 में हुआ था। और कितने हेड्स स्टेट के आए थे? मोर देन 100 हेड्स ऑफ स्टेट आए थे। समिट हुआ क्यों था? फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम्स ऑफ environmental प्रोडक्शन प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बताने के लिए और साथ ही साथ जो इन्वायरमेंटल प्रोडक्शन का कुछ अर्जेंट प्रॉब्लम्स को भी एड्रेस करने के लिए ये हुआ था, ठीक है। ठीक है। द assembled leaders signed the declaration on global climatic change। असेंबल जो लीडर्स थे उन्होंने साइन किया था, क्या साइन किया था? डिक्लेरेशन, जिसका नाम क्या था? ग्लोबल क्लाइमेटिक डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। ये किस चीज पे डिक्लेरेशन हुआ था? ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज पर और साथ ही साथ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पर। जो रियो कन्वेंशन हुआ था यहाँ पर, उसने ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स लाए और साथ ही साथ एजेंडा 21 को अडॉप्ट किया, जिसके कारण से सस्टेनेबल डेवलपमेंट आ सके 21st सेंचुरी में, ठीक है। तो अब हम लोगों को देखना है कि एजेंडा 21 होता क्या है। उसमें एजेंडा 21 जो आया था वो, उसका मतलब मुख्य उद्देश्य क्या था, उसमें आया क्या था? तो एजेंडा 21 एक डिक्लेरेशन था जो कि वर्ल्ड लीडर्स के द्वारा 1992 में लिया गया था, जो कि यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट यानी कि यूएनसीईडी में बैठे हुए थे, जो कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था, ठीक है, 1992 में हुआ था। इसका मतलब मुख्य उद्देश्य क्या था? अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिससे हम लोगों को ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट मिल सके। इस ये एक एजेंडा था, एजेंडा 21 एक एजेंडा था जिससे हम लोग लड़ सके, किसके खिलाफ? एनवायरमेंटल डैमेज के खिलाफ, और जो पोवर्टी है, गरीबी है, उसके खिलाफ, डिजीज के खिलाफ। और किसके द्वारा? थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन, मतलब विश्व स्तर पर सभी लोग इसको कोऑपरेट करें। एंड कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन सब चीजों के द्वारा हम लोगों ने लड़ा ग्लोब इन्वायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी और डिजीज के खिलाफ। इसका एक मेजर ऑब्जेक्टिव था, क्या था? कि एजेंडा 21 का, कि सभी लोकल गवर्नमेंट अपना खुद का लोकल एजेंडा 21 बनाए। एजेंडा 21 समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। रिसोर्स प्लानिंग, अब इसके आगे वाला जो टॉपिक है तो हम लोगों को पढ़ना है कि रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है। रिसोर्स प्लानिंग में सबसे पहला जो है, तो प्लानिंग क्या होता है? वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटेजी, सब कोई इसको एक्सेप्ट करे। और क्यों? जिससे हम लोग रिसोर्सेज का एक अच्छे प्रकार से यूज करें। अच्छे प्रकार से मतलब जो पहले इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्स हो रहा था, मतलब कि रिसोर्सेज को अंधाधुंध यूज किया जाता, तो अंधाधुंध यूज ना किया जाए। इट हैज इंपॉर्टेंस इन ए कंट्री लाइक इंडिया, इसका इंपॉर्टेंस कहाँ है? भारत जैसे देश में, जहाँ पर डाइवर्सिटी है रिसोर्सेज के अवेलेबिलिटी में। कुछ रिसोर्सेज, कुछ रीजन्स हैं जहाँ पर कुछ प्रकार के रिसोर्सेज मिलते हैं, लेकिन साथ ही में कुछ अन्य प्रकार के रिसोर्सेज नहीं मिलते हैं। कुछ रीजन्स है जो कि सेल्फ सफिशिएंट कहा जा सकता है उनको, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज के हिसाब से। और कुछ रीजन्स हैं जिनके पास बहुत शॉर्टेज है कुछ वाइटल रिसोर्सेज का। एग्जाम्पल देख लिया जाए तो जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़ और
मध्य प्रदेश का देखा जाए तो इनके पास रिच मिनरल और कोल डिपॉजिट्स हैं। रिच मिनरल्स और कोल डिपॉजिट्स हैं इनके पास। अरुणाचल प्रदेश के पास वाटर रिसोर्स है। वाटर रिसोर्स है, लेकिन इसके पास लैक भी है। क्या क्या लैक है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यहाँ होता ही नहीं है। साथ ही में राजस्थान का अगर देखा जाए तो राजस्थान में सोलर और विंड एनर्जी है, लेकिन यहाँ पे वाटर रिसोर्सेज का लैक है। कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख का बारे में बात किया जाए तो ये उठा हुआ है। अगर बाकी देश के बाकी हिस्सों से देखा जाए तो इस इसके पास बहुत ज्यादा कल्चरल हेरिटेज है, लेकिन तब भी ये डिफिशियंट है क्या क्या में? वाटर में। पानी यहाँ पर उतना अच्छी मात्रा में नहीं होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में और कुछ अन्य वाइटल मिनरल जो कि महत्वपूर्ण मिनरल्स है उनमें भी। इसके कारण से क्या हुआ कि बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग आना चाहिए। किस किस लेवल पे? नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, रीजनल लेवल पर और साथ ही साथ लोकल लेवल पर। ठीक है, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है, कैसे होता है? ये रिसोर्स प्लानिंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई किया जाता है कि वो रिसोर्स है क्या, और अगर वो उन रिसोर्सेज के बारे में हम लोग नहीं जानते तो उनका इन्वेंशन करते हैं रीजन्स में, जो कि कंट्री के रीजन्स है। इसमें क्या क्या होता है? सबसे पहले तो सर्वे होगा, साथ ही में मैपिंग होगा। फिर किसके द्वारा? और क्वालिटिव एंड क्वांटिटिव एस्टिमेशन, यानी कि एस्टिमेट किया जाएगा उसको। क्वालिटी और क्वांटिटी उसका देखा जाएगा कि उस रिसोर्स का क्वालिटी क्वांटिटी कैसा है। उसके बाद रिसोर्सेज का मेजरमेंट किया जाता है, क्यों रिसोर्स कितने मात्रा में है वहां पर। इवॉल्विंग ए प्लानिंग स्ट्रक्चर। एक प्लानिंग स्ट्रक्चर होता है जहां पर एप किसके साथ होता है? एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप। क्यों? फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान, जिससे हम लोग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान को इम्प्लीमेंट कर सके। ठीक है। फिर उसके बाद होता है कि रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स को मैच किया जाता है ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान से, कि कितने रेशियो में है। ठीक है, चलिए ठीक है। रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया समझ आया। अभी उसके आगे वाला मतलब रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया में ही उसके आगे का जो पार्ट है तो वहां पे देखते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज ए नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन। किसी रीजन में हम लोगों का तो रिसोर्सेज का अवेलेबिलिटी मतलब कि रिसोर्सेज का होना तो नेसेसरी है बहुत, लेकिन बस रिसोर्सेज का अवेलेबिलिटी से काम नहीं होगा। रिसोर्सेज के होने से ही काम नहीं होगा। अगर वहां पर टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन में चेंज नहीं होगा तो वहां डेवलपमेंट नहीं होगा। इसी की वजह से कितने सारे रीजन्स हैं हम लोगों के कंट्री में जो कि रिसोर्सेज में रिच हैं, यानी कि वहां पे रिसोर्सेज बहुत मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन तब भी उनको इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन माना जाता है। और अगर इसके विपरीत देखा जाए तो कुछ रीजन्स हैं जहां पर रिसोर्स उतने नहीं हैं, लेकिन तब भी इकोनॉमिकली वो डेवलप्ड रीजन्स हैं। ठीक है, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ हम लोगों के लिए क्वेश्चन आता है, आप क्या कुछ ऐसे रिसोर्स रिच लेकिन इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन और कुछ रिसोर्स पुअर लेकिन इकोनॉमिकली डेवलप्ड रीजन्स का नाम दे सकते हैं और उसका रीजन भी दें कुछ उस प्रकार का सिचुएशन के साथ? तो हमने कॉलोनाइजेशन का हिस्ट्री पढ़ा है। कॉलोनाइजेशन, यहाँ पे ब्रिटिशर्स आए थे, तो वहां पे क्या होता था? रिच रिसोर्सेज इन कॉलोनीज वर द मेन अट्रैक्शंस फॉर द फॉरेन इन्वेडर्स। जो फॉरेन इन्वेडर्स थे जो कि आते थे विदेश से, उनके लिए मेन अट्रैक्शन यहाँ पे क्या था? जो रिच रिसोर्सेज थे कॉलोनी का। यहाँ पर ये जो था, अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो ये हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द कॉलोनाइजिंग कंट्री, यानी कि कॉलोनाइजिंग कंट्री जो थे उसका टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का एक उच्च स्तर था। ठीक है, और इसने मदद किया था, क्या में मदद किया था? टू एक्सप्लॉइट रिसोर्सेज ऑफ अदर रीजन्स एंड स्टेबलाइज देयर
सुपरमेसी ओवर द कॉलोनीज। अन्य कॉलोनीज यानी कि बाकी जो कॉलोनीज हैं उससे अपना सुपरमेसी वो दिखा सकते हैं। इसी कारण से therefore resources can contribute to development only when they are accompanied by appropriate technological development and institutional changes। देखिएगा, रिसोर्स तभी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं डेवलपमेंट में, कब कब जब उन रिसोर्सेज को टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशनल सेटअप अच्छा मिले। इंडिया ने ये सब चीज को एक्सपीरियंस किया है कॉलोनाइजेशन का विभिन्न फेज में। इसी कारण से अगर इंडिया में भी देखा जाए तो डेवलपमेंट इन जनरल एंड रिसोर्स डेवलपमेंट इन पार्टिकुलर अगर बात किया जाए तो डज नॉट ओनली इन्वॉल्व द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो सिर्फ रिसोर्स के अवेलेबिलिटी से ये सब चीज नहीं हो जाएंगे, जब तब भी हम लोगों को उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स और साथ ही में पीपल का हिस्टोरियल एक्सपीरियंस जानना जरूरी होता है। इससे ही हम लोगों का जो भी एरिया है उसका डेवलपमेंट हो पाए। ठीक है, ठीक है। अब हम लोगों को पढ़ना है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो कि इस चैप्टर का पार्ट वन का लास्ट मतलब ये टॉपिक रहेगा। तो देख लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंटल एक्टिविटी। रिसोर्स जो है वो मुख्य होते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं किसी भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी में। बट irrational consumption and overutilization of resources may lead to socio-economic and environmental problems। लेकिन अगर अगर हम लोग रिसोर्स का मतलब कुछ लोग उसका यूज बहुत अच्छी मात्रा में करेंगे तो बाकी लोगों के लिए वो रिसोर्स ना बचे। इस इस प्रकार से हम लोगों को यूज नहीं करना है और ओवर यूटिलाइजेशन भी नहीं करना है रिसोर्स का, जिससे बाद में फ्यूचर जनरेशन में वो रिसोर्स बचे ही ना। अगर ऐसा किया तो उसके कारण से सोशियो इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो सकता है, जिनको हमने पहले पढ़ा है। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम्स, इन्हीं प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए रिसोर्स कंजर्वेशन जरूरी है विभिन्न लेवल पर, जैसे कि लोकल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर, रीजनल लेवल पर। यही मेन कंसर्न था जो कि पहले के जमाने पे में लीडर्स और थिंकर्स जिसके बारे में सोचते थे। गांधी जी ने भी इसके बारे में सोचा था और रिसोर्स कंजर्वेशन के बारे में कुछ बात बोली थी। क्या बोली थी? देयर इज एनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड। मतलब सबके सबके उपयोग के लिए बहुत है रिसोर्स, लेकिन किसी के लालच के लिए रिसोर्स नहीं ही। एक तरीके से समझिए तो गांधी जी ने यही चीज बोली और ये इस बात से अधिकतर लोग सहमत हैं और सहमत होना भी चाहिए। उन्होंने क्या कहा था? ही प्लेस्ड द ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल एंड एक्सप्लॉयटेटिव नेचर of modern technology as the root cause for resource depletion at the global level। उन्होंने कहा था कि जो ग्रीडी और सेल्फिश इंडिविजुअल हैं और साथ ही में जो उनका खत्म करने का जो नेचर है मॉडर्न टेक्नोलॉजी का, वही रूट कॉज है, वही प्रमुख कारण है जिसके कारण से ग्लोबल लेवल पर रिसोर्स डिप्रेशन होता है। वो मास प्रोडक्शन के खिलाफ थे, यानी कि बहुत मात्रा में प्रोडक्शन हो उसके खिलाफ थे और इसको रिप्लेस करना चाहते थे क्या से? प्रोडक्शन बाय द मासेस, बहुत मात्रा में लोगों के द्वारा प्रोडक्शन, बहुत मात्रा में लोगों के द्वारा प्रोडक्शन हो, वो ये चाहते थे, जिनसे रिसोर्सेज का कंजर्वेशन हो सके। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के बाद हम लोगों को कुछ कुछ जानने लायक यहाँ पर दिया। इंटरनेशनल लेवल पर अगर बात किया जाए तो क्लब ऑफ रोम में क्या हुआ था? उसने कहा था रिसोर्स कंजर्वेशन के बारे में
पहला बार रिसोर्स कंजर्वेशन के बारे में बात हुआ था बहुत सिस्टमेटिक वे में 1968 में ये हुआ था। फिर धीरे धीरे 1974 में गांधीयन फिलोसफी एक बार फिर आया और इसको प्रेजेंट किसके द्वारा किया गया, सुमैचर के द्वारा। किस बुक में, उसका एक बुक था स्मॉल इज ब्यूटीफुल नाम था। द seminal contribution with respect to the resource conservation at the global level was made by the Brundtland Commission Report 1987। बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो रिसोर्स कंजर्वेशन के रिस्पेक्ट में था वो किसके द्वारा मिला था, ब्रुंटलैंड कमीशन रिपोर्ट जो कि 1987 में आया था उसके द्वारा मिला था। इसने एक कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था इसका नाम था सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हमने इसके बारे में पहले देखा है, जिसमें डेवलपमेंट हो बिना किसी अन्य आदमी को हार्म किए हुए। और इसने ये भी बताया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो रिसोर्स कंजर्वेशन का एक माध्यम है, ठीक है, जो कि बाद में एक बुक में पब्लिश किया गया जिसका नाम था आवर कॉमन फ्यूचर। और इसके साथ साथ एक अन्य एक अनदर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन हुआ था रिसोर्स कंजर्वेशन में अर्थ समिट पे, जो कि रियो डी जेनेरो ब्राजील में हुआ था 1992 में, जो कि हमने देख लिया। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अभी आगे के पार्ट में इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय 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 बाय। अगर आपको अगर आपको रुकिए, अगर आपको ये चैप्टर समझ आ रहा है तो प्लीज इस चैप्टर को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक बार मैं नोट्स को रिकैप करवा देता हूँ जिससे आप नोट्स बना भी सके इस चैप्टर का। देख लीजिएगा धीरे धीरे, ठीक है, ठीक है ना, देख लीजिएगा, रोकिए, आप पॉज करके इसको नोट्स बना सकते हैं। ओके, चलिए मिलते हैं बाद की क्लास में। बेस्ट ऑफ लक। अगर आप एग्जाम के पहले भी बहुत लोग देखते हैं जो कि लीजेंड्स होते हैं, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। आप देखते रहिए, क्योंकि 2x में देख लीजिएगा वो भी हो जाएगा काम। बाय बाय, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, बाय।